हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जो टेरिटरी है इंडिया की, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा जो भी टेरिटरी सरकार जो है भारत की किसी भी समय में उसको अपने अंडर ले सकती है। तो 1 एंड 2 तो सिंपल है। थर्ड जो है कोई भी टेरिटरी, जैसे हम बात कर सकते हैं सिक्किम को, तो सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसको अपने अंडर ले लिया, अंडर 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो मतलब यही टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, तो ये भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर आएगी। ठीक है। और जो यूनियन ऑफ स्टेट है, जो फ्रेज़ है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया था। ये है पहला आर्टिकल, सिंपल। सेकंड आर्टिकल की बात करें तो सेकंड आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट। तो सेकंड आर्टिकल जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कोई भी यूनियन ऑफ इंडिया में कोई भी नया स्टेट बना सके। तो इसमें लिखा है कि एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो पार्लियामेंट को पावर मिली है कि कोई भी न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करे या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई स्टेट होगा उसको इंडिया अपने साथ मर्ज कर ले। तो इसमें जो दो पावर जो पार्लियामेंट की मिलती है वो मैंने अलग अलग लिखी है। पहला कि द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, जो कि इसका मतलब हुआ कि जो कि एडमिशन होगा स्टेट का, जो पहले से एग्जिस्टेड स्टेट्स हैं उनको यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट की तरह अपने अंदर ले ले। या फिर दूसरी जो न्यू स्टेट्स जो बना सकती है, पहले से इस्टेब्लिश स्टेट्स में ही न्यू स्टेट बना सकती है। तो इसकी दूसरी पावर है पार्लियामेंट के पास कि पहले से नया कोई स्टेट बनाए जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहली पावर होगी हमारी कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स का एडमिशन हो इंडिया के अंदर, या फिर कोई नया स्टेट इस्टेब्लिश कर सकती है। तो आर्टिकल 2 हमको पावर देता है। ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल 2 है, इसके लिए जो बिल जो लाया जाता है पार्लियामेंट में, वो हम किसी भी हाउस में ला सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा में ला सकता है और वो लोकसभा में भी आ सकता है आर्टिकल 2 के अंदर बिल लाने के लिए। आर्टिकल 3 ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 कहता है कि कोई भी नए स्टेट्स का बाउंड्री ऑल्टर करना, या फिर उसका एरिया का ऑल्टर करना, मतलब एरिया का कम ज़्यादा करना, बाउंड्रीज का कम ज़्यादा करना, या उनके नाम को थोड़ा चेंज करना, तो वो सब हमारा आर्टिकल 3 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 3 के अंदर कुछ ऑथराइजेशन जो मिलती है पार्लियामेंट को, वो क्या मिलती है वो देख लेते हैं। कि फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट्स, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स। इसका मतलब सिंपल है कि पार्लियामेंट के पास पावर है वो किसी भी टेरिटरी की जो बाउंड्रीज़ हैं, या तो वो दो स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को आपस में जोड़ के एक नया स्टेट बनाए, या फिर वो दो टेरिटरीज़ को जोड़ के एक नया टेरिटरी बनाए। तो मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि पार्लियामेंट पावर है कि वो टेरिटरीज बना सकती है, चाहे वो तोड़ के बनाए या जोड़ के बनाए। सिंपल मोटा मोटा ये है। ठीक है। दूसरा है कि वो किसी भी स्टेट का जो एरिया है वो बढ़ा सकती है। ठीक है। तीसरा है कि वो किसी भी स्टेट का जो एरिया है वो कम कर सकती है। ठीक है। चौथा है कि वो बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है। और पांचवा जो नाम का है, जो सिंपल है, पहला जो आर्टिकल 3 जो मैंने ऊपर लिखा है, सेम वही पार्लियामेंट पावर है। लेकिन इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि पार्लियामेंट में जो बिल है, जो आर्टिकल 3 के अंदर आएगा, वो तभी आ सकता है जब प्रेसिडेंट की इसमें पहले रिकमेंडेशन हो। मतलब प्रेसिडेंट के पास से होकर बिल जो है वो पार्लियामेंट में आएगा। बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ये बिल पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। ठीक है। तो और जब बिल प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसको रिकमेंड करेगा, उससे पहले जो भी मतलब कि इफ़ेक्टेड स्टेट्स होंगे, मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं यूपी का लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो पहले क्या होगा कि प्रेसिडेंट उस जो पार्लियामेंट में जो बिल जाएगा उससे पहले वो यूपी को भेजेगा इसमें कि हम ऐसा ऐसा बिल लाने वाले हैं यूपी सरकार को, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी है कि प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट जो भी उनका स्टैंड होगा यूपी का, वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें यह है कि चाहे वो उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, अगर उनको चेंज करना होगा तो कर लेंगे, क्योंकि सेंटर पे फिर पावर रहती है पार्लियामेंट में, मतलब तो उनके जो व्यूज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके डिसीजन में। तो इसमें भी ये लिखा है मैंने, द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट वो बाउंड नहीं रहते स्टेट लेजिस्लेचर के। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ अपना व्यूज़ दे दिया इस पर कि हमको नहीं करना या फिर हमको ये और चाहिए, नहीं, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट उनके हामी भरने के लिए या फिर रिजेक्ट करने के लिए उनसे मतलब नहीं बनता कि वो चाहे कुछ भी बोलें, ठीक है। और तो और इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, अगर यूनियन टेरिटरी का है तो इसमें कंसर्न यूनियन टेरिटरीज को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्रेसिडेंट इसमें अपने आप ही डिसीजन ले, पार्लियामेंट अपने आप डिसीजन ले सकती है इसमें, उनको कंसर्न यूनियन टेरिटरीज से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 3 है सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, ये इसके बारे में हम बताते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 भी सेम है आर्टिकल 2 जैसा, कि जिसमें भी बिल जो है वो किसी भी हाउस में हम ला सकते हैं इसको, चाहे राज्यसभा में लाएं चाहे लोकसभा में लाएं। और ये आर्टिकल 3 के अंदर जो जो भी हमारे अभी तक कंट्री में जितने भी स्टेट्स की बाउंड्री चेंज हुई है, मैंने आगे एक टेबल बनाई है मैंने, उसमें सब लिखा है कि उसमें सब लिखा है कि आंध्र प्रदेश का कब हुआ, उसमें है ना सिक्किम का कब हुआ। तो आपको एंड तक वीडियो देखना, आपको मिल जाएगी उसमें, फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इजीली आप अपना नोट्स बना सकते हैं उससे। हाँ, तो आर्टिकल 4 कहता है, पहले पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में आपको मतलब समझा दूंगा, ठीक है। आर्टिकल 4 कहता है कि इट डिक्लेयर्स दैट लॉ मेड फॉर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 and formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states under Article 3 are not to be considered as amendment of the Constitution under Article 368. This means that such law can be passed by a simple majority and by the ordinary legislative process. सिंपल आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी लॉज आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर अमेंड किए जाएंगे तो उसमें हम उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ले सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है आर्टिकल 368, जिसमें हमको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 वोट चाहिए होते हैं उसमें, और जो मेंबर्स रहेंगे उसमें 50% से ज़्यादा मेंबर्स की जो वो चाहिए रहती है हाउस में, उनकी अटेंडेंस चाहिए होती है, और 2/3 मत चाहिए होता है। तो हम आर्टिकल 4 में जो भी हम चेंजेस करेंगे, आर्टिकल 2 या 3 में जो भी चेंजेस करेंगे उसको हमें एज अ नॉर्मल सिंपल मेजॉरिटी से हम उसको सिंपल मेजॉरिटी से हम उसको पास कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 के जितने भी चेंजेस होंगे वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आएगा, वो सिंपल मेजॉरिटी होगी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब आपको वही 50% से +1, तो सिंपल मेजॉरिटी वो हो जाती है, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है कि पहला बिल आपका किसी भी हाउस में आएगा, फिर वहाँ से पारित होगा,
फिर उसके बाद अगर उसमें संशोधन करने होंगे तो वापस भेज सकते हैं वो वापस राज्यसभा या लोकसभा में, है ना, पारित करने के लिए। तो बस सिंपल जो और लेजिस्लेटिव प्रोसेस रहता है, तो आर्टिकल 4 यही कहता है। तो इसके आगे मैंने जितने भी हमारे स्टेट्स में अभी तक जिन 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 में आर्टिकल 3 का यूज़ हुआ है वो मैंने एक टेबल दे रखी है, तो आप वीडियो पॉज करके वो टेबल से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा उससे।